ईडब्ल्यूएस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज लेकर के आए हैं लैंग्वेज एंड सोशल साइंस का सॉल्व पेपर, जो कि इसके पहले हमने 2 वीडियो बनाए हैं, जिसमें कि उसमें था लैंग्वेज एंड सोशल साइंस का अनसॉल्व यानी प्रीवियस ईयर पेपर था, और एक पार्ट 1 था और एक पार्ट 2 था, जिसमें आप उन दोनों का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा जाएंगे। और अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप नहीं पाते हैं तो आप कम्युनिटी पोस्ट पर जाइएगा, वहाँ से पा जाएंगे। दोस्तों, हमारे वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, जिसमें आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा हम जानकारी देंगे, और अंत में थोड़ा सा हम आपको पेपर के लिए थोड़ा सा आगाह करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए आइए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आपको आपके कोर्स से संबंधित सारी फाइलें और मटेरियल भी मिल जाएंगे। तो देर न करते हुए आइए हम वीडियो को जल्दी से कवर करते हैं। भाषा शिक्षण के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का विस्तार पूर्वक लिखिए। भाषा शिक्षण का पहले लक्ष्य लिखना है, जिसमें लक्ष्य में सबसे पहला लक्ष्य क्या होता है? भाषा को किसी बच्चे को पढ़ना आ रहा है कि नहीं, सबसे पहले पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, फिर उसको लिखना भी आना चाहिए। इस प्रकार से भाषा का लक्ष्य है। ये आप कम से कम 5 से 7 पॉइंट में लिखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद इसमें क्या होता है? प्राथमिक स्तर पर कक्षाएं। प्राथमिक स्तर पर इसकी क्या लक्ष्य हैं? बालकों को इस योग्य बनाना है कि पाठ्यक्रम में निर्धारित शब्दावली के आधार पर बोली गई उच्चारित भाषा को भली प्रकार समझ सके। फिर क्या आता है? नेक्स्ट आता है, बालकों को इस योग्य बनाना है कि पाठ्यक्रम में निर्धारित शब्दावली के आधार पर बोली गई उच्चारित भाषा को भली भांति समझ सके। फिर आता है तीसरा, जो आता है, बालकों को इस योग्य बनाना है कि पाठ्यक्रम में निर्धारित शब्दावली के आधार पर भाषा को ठीक ठीक बोल सके। वे जिस वातावरण में रहते हैं उसको सामने रखते हुए जहाँ तक बन सके उनका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। इनका प्राथमिक स्तर पर आप 5 से 7 पॉइंट लिखेंगे। इसके बाद आता है माध्यमिक स्तर पर। माध्यमिक स्तर पर भाषा का क्या लक्ष्य है? छात्रों को इस योग्य बनाना है कि पाठ्यक्रम में निश्चित की गई शब्दावली के भीतर सामान्य गति से बोली गई उच्चारित भाषा को स्पष्ट रूप से समझ सके। इस प्रकार से इसको भी आप 5 से 7 पॉइंट में लेकर जाने का प्रयास करेंगे। फिर आता है उच्च स्तर पर। उच्च स्तर पर भाषा का क्या उपयोग है? छात्रों को इस योग्य बनाना है कि सामान्य गति से बोली गई भाषा को ठीक ठीक समझ सके। फिर आता है अगले, छात्रों को इस योग्य बनाना है कि उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कर सके। भाई, विराम चिन्हों का प्रयोग करना अति आवश्यक होता है, जिससे हम क्या करते हैं, भाव को हम जन्म दे पाते हैं। इसके बाद आता है, इसमें भी 4 से 5 पॉइंट लिखने के बाद लिखेंगे ज्ञानात्मक कौशल होता है, ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है, कौशलात्मक होता है, रसात्मक होता है, जिसको हम बोलते हैं समीक्षात्मक उद्देश्य होना चाहिए। फिर इसके बाद सृजनात्मक उद्देश्य, अवृत्त्यात्मक उद्देश्य। अब इनको खूब बढ़िया से एम्फेसाइज कर लेते हैं। जैसे क्या? ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या है कि ज्ञानात्मक उद्देश्यों का तात्पर्य है कि छात्रों को भाषा एवं साहित्य की कुछ बातों का ज्ञान देना, प्रायः निम्नलिखित बातों की जानकारी देना ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। जैसे ध्वनि हुआ, शब्द हुआ एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना। इस प्रकार से इसमें भी आप थोड़ा सा पॉइंट दे देंगे, जिससे क्या होगा, एग्जामिनर जो है आपको नंबर भी बढ़िया से दे देगा। और इस प्रकार से इतना लिखेंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ा स्पीड लग रहा हो तो पॉज करके आराम से नोट्स बना लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है कौशलात्मक उद्देश्य। उस उद्देश्यों का संबंध भाषाई कौशल से होता है जिसमें पढ़ना, लिखना, बोलना, अर्थ ग्रहण करना सम्मिलित होता है। ठीक है, जैसे कि हम लेसन प्लान, इसके पहले हमने वीडियो पर जो डिस्कशन किया है, लेसन प्लान से ही वही निकल करके आया है। ये सब ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, ये सब आया वहीं से। रसात्मक, ये एक चीज़ नया है। रसात्मक क्या होता है? ये इनके भी 2 उद्देश्य होते हैं। एक साहित्य रसास्वादन होता है, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, साहित्य के प्रति अपना लगाव विकसित करते हैं। इसके बाद आता है सृजनात्मक उद्देश्य। सृजनात्मक उद्देश्य क्या होता है? सृजनात्मक उद्देश्य से तात्पर्य होता है छात्रों को साहित्य सृजन की प्रेरणा देना और उन्हें रचना में मौलिकता लाने की योग्यता का विकास करने के लिए प्रेरित करना। इस कार्य के लिए निबंध, कहानी, संवाद, पत्र, उपन्यास, कविता को माध्यम बनाया जाता है। इसके शिक्षण के समय छात्रों को मौलिकता लाने की प्रेरणा दी जा सकती है, वो निम्नलिखित हैं। इस प्रकार से इसमें 5 से 6 पॉइंट। इसके बाद आता है अवृत्त्यात्मक उद्देश्य।
इसमें क्या करता है, इसमें आवृत्ति करने लग जाता है छात्र, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इतना आप लिखेंगे। और जैसे कि हम अगर यहाँ पे कंटेंट की मात्रा कम लग रहा हो तो आप थोड़ा सा अपना जिसको बोलते हैं प्रीवियस नॉलेज होता है उसमें कभी थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं, जिससे कि आपका कंटेंट थोड़ा सॉलिड हो जाएगा। कंटेंट वैसे कम तो नहीं है, लेकिन अगर आप लग रहा हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि 7 से 8 पेज वहाँ पर आपको लिखना है एग्जाम हॉल में बैठकर। फिर नेक्स्ट आता है, दूसरा प्रश्न है, भाषा शिक्षण की विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी हैं? आगमन निगमन विधि का विस्तार पूर्वक अध्ययन कीजिए। देखिए यहाँ विधियों को जो 17-18 विधि हैं, 16 विधि हैं, सॉरी 15 से 16 विधि होती हैं। ये सारी विधियों को इस प्रकार से आप लिख लेंगे। इन सभी को लिखने के बाद क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा थोड़ा इन सभी के बारे में जानकारी देते चलेंगे। जैसे आता है प्रोजेक्ट विधि। यह कैसी विधि है? यह विधि अनुभव केंद्रित होती है कि आपका अनुभव कहाँ तक जा सकता है। इस प्रकार से बालकों को समाजीकरण पर विशेष बल देती है। इस विधि में बालक जो होता है स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में जानकारी देना है। प्रत्यक्ष विधि क्या होता है? इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है, ठीक। प्रत्यक्ष अनुकरण, जिसमें बच्चा क्या करता है, सुनने का प्रयास करता है, सुन करके यानी ऐसे समझ लो सुन करके लिखने का जो प्रयास करता है या सुनने का जो प्रयास करता है वही होता है अनुकरण विधि में, ठीक। व्याख्यान विधि में, व्याख्यान विधि से तात्पर्य यह होता है कि इसमें बच्चा व्याख्या करता है, जो कुछ सुना होता है व्याख्या करता है, लिखने का प्रयास करता है। इसके बाद आता है मारिया मॉन्टेसरी विधि। ये थोड़ा समझ लेते हैं। ये चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थे जिनके नाम से शिक्षा की मॉन्टेसरी पद्धति प्रसिद्ध हुई। यह पद्धति 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रयोग में ली जाने की पद्धति है। इसमें क्या होता है कि जो इसका विकास है मारिया मॉन्टेसरी द्वारा रूस के विश्वविद्यालय में मंद बुद्धि के बालकों की चिकित्सा हेतु उनकी शिक्षा हेतु किया गया, जो कुछ समय के बाद सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए भी शिक्षा में उपयोग में लाई गई। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि बच्चों को चिकित्सक के जरिए उसको देखभाल करके उनको मंद बुद्धि से धीरे धीरे एक सामान्य बुद्धि तक लेकर के आने का उद्देश्य है। नेक्स्ट आता है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि क्या है? एक कुमारी हेलन के द्वारा है। इसमें देखिए क्या है, इस विधि में एक अध्यापक द्वारा छात्रों की कुछ निर्धारित कार्य जिसको बोलते हैं असाइनमेंट के रूप में दिए जाते हैं। ऐसे समझ लीजिए जो असाइनमेंट हम लोग को लिखने के लिए दिए जाते हैं वही होता है डाल्टन विधि। इसके बाद आता है व्याकरण विधि। इस प्रकार से सारी विधियां यहाँ पर हैं, ठीक है। इकाई विधि आता है। इकाई विधि के बाद प्रयोजन विधि होता है। प्रयोजन के बाद समस्या समाधान विधि होता है। इसके बाद आता है पाठ्य पुस्तक विधि, आगमन एवं निगमन विधि। आगमन विधि और निगमन विधि इस प्रकार से यहाँ तक हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, ये हैं, आइए देखते हैं। पहली चीज़ यहाँ पे शिक्षण नहीं होकर के शिक्षक होगा, ठीक है। यहाँ पे इतना सुधार कर लीजिएगा, शिक्षक। यहाँ शिक्षक कर लीजिएगा। पहला क्या है? शिक्षण की विशेषताएं। हाँ, योकम और सिम्पसन जो हैं महोदय के अनुसार शिक्षक की विशेषताएं का निम्नानुसार है। जो यहाँ पे जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं शिक्षण है वहाँ क्या करेंगे? शिक्षक होगा, ठीक है। इतना आप शिक्षक का यहाँ पर प्रयोग कर लेंगे। शिक्षक यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा। इतने जगहों पर शिक्षक का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में आपको ऐसे पॉइंट दे दिए गए हैं, आप इनके पॉइंट को अपने कंटेंट से निकाल लीजिएगा। इसके बाद आता है भाषा शिक्षण में शिक्षण साधनों का क्या महत्व है। इसका आंसर नहीं मिल पा रहा था, तो आते हैं आगे देख लेते हैं। भाषा शिक्षण की दृष्टि से निबंधात्मक परीक्षा के गुण एवं दोषों का विवेचना करना है। सबसे पहले इंट्रो आप लिख लेंगे इस प्रकार से। इंट्रो लिखने के बाद आता है निबंधात्मक परीक्षा का क्या अर्थ होता है। जो आप इतना ढेर सारे लिख करके आते हैं उसका क्या अर्थ होता है ये इसमें बढ़िया से दिया गया है। अब इसकी परिभाषाएं भी कुछ जान लीजिए। जैसे स्किनर साहब ने दिया है
इसकी ने महोदय ने क्या दिया है, निबंधात्मक जो परीक्षण में सामान्यतः 5 से 10 प्रश्न होते हैं, जिसमें शिक्षण एक व्याख्या की उम्मीद, जो शिक्षण देख रहे हैं यहाँ शिक्षक हो जाएगा, शिक्षक एक व्याख्या की उम्मीद करते हैं। छात्रों को अपने विचार पैराग्राफ में सारांश के रूप में संगठित करने के लिए कहा जाता है। रॉबर्ट एल ड्रेवल के अनुसार क्या है, वो भी बोलते हैं निबंधात्मक परीक्षा वह परीक्षा है जिसमें परीक्षा में एक से अधिक प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर परीक्षार्थी को लिखना होता है। जैसे 10 प्रश्न दे देंगे, 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस प्रकार से उनका कहने का मतलब ये है कि बच्चा अपने आप से भी दिमाग लगाए। फिर आता है इनके गुण क्या होते हैं, इनके गुण होते हैं सरल होना चाहिए, विचार व्यक्त करने में स्वतंत्रता होनी चाहिए, ऐसे प्रश्न दें, व्यापकता होना चाहिए, संगठनात्मकता होना चाहिए और रचनात्मक चिंतन, ऐसा कुछ दें कि जिसमें बच्चा रचनात्मकता के रूप में वो लिखने का प्रयास करें। भाषा क्षमता की मूल्यांकन भी कर सकें। अवैज्ञानिक होती हैं इनकी जो दोष हैं, अवैज्ञानिक होते हैं शिक्षक की मनोदशा पर डिपेंड करता है कि शिक्षक किस प्रकार से था जो कि दिया है। प्रश्न, समय की कमी, ऐसा प्रश्न ना दे दें कि समय भी कम पड़ जाए। फिर इसके बाद क्या है, प्रश्नों का अस्पष्ट अर्थ होता है। कभी कभी देखते होंगे कुछ प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं जिसका अर्थ भी नहीं निकल पाता हो, तो ऐसे प्रश्न कृपया करके अध्यापकगण ना ही दें। इसके बाद क्या होता है, अनुमान लगाकर पढ़ने की प्रवृत्ति को बढ़ावा। इस प्रकार से प्रश्न दें जिससे छात्रों के अंदर ये अनुमान, जैसे कि आप सभी हैं तो क्या होता है कि 4 पन्ने की जगह 10 पन्ने लिखने की आपके अंदर क्षमता आ जाता है। तो ऐसे ही शिक्षक प्रश्नों को बनाए जिससे क्या होता है 4 से 10 पन्ने आप लिख पाते हो। बीएलएड वाले बहुत भली भांति से समझ रहे हैं। फिर आता है आगे, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की विधियाँ कौन सा है, समस्या समाधान विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसमें भी वही है भाई, तो इसको हम ज़्यादा नहीं समझते हैं, इसका अगर समझना है तो आप आगे वाले प्रश्न पर जा करके समझ लीजिएगा। इसके बाद आता है जिसमें कुछ विधियाँ ऐसी हैं कि जो कि आपको किताब से पढ़ना पड़े। जैसे क्या है, खोज अनुसंधान विधि, जिसमें छानबीन करके पढ़ा जाता है, वो चीज़ जान लीजिए। और इसमें एक और है प्रदर्शन विधि ऐसा विधि होता है जिसमें सब बच्चों के सामने सब कुछ दिखा करके, लाइव करके जो कुछ पढ़ाया जाता है उसको बोलते हैं प्रदर्शन विधि। इसके बाद आता है वैज्ञानिक विधि ऐसा विधि हो जाता है जिसमें समझ लीजिए बच्चा कितना भी बड़ा होता है, मतलब कितना भी बड़ा क्वेश्चन का आंसर होता है उसको थोड़े में याद कर लेता है। मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, सामाजिक विज्ञान विषय शिक्षण के संदर्भ में मूल्यांकन की विधियां की व्याख्या कीजिए। अब आते हैं मूल्यांकन की जो विधियां हैं उनके बारे में। पहले थोड़ा सा आप ऐसे इंट्रो के टाइप में लिख लेंगे। इसके बाद आता है आगे, मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। मूल्यांकन का जो अर्थ होता है 3 होते हैं, अधिगम अनुभव, उद्देश्य एवं मूल्यांकन। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ होता है मूल्य का अंकन करना। दूसरे शब्दों में मूल्यांकन मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया होता है कि बच्चा को कितना आ रहा है, कितना अभी आना बाकी है, ये किसके द्वारा पता चलता है, मूल्यांकन के द्वारा। इस प्रकार से आप लिखेंगे। मूल्यांकन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, मापन प्लस मूल्य निर्धारण से। ठीक, अब आता है कक्षा 7 में इतिहास विषय में किसी एक प्रकरण पर एक पाठ्य योजना तैयार कीजिए। पाठ्य योजना जो है आप सभी को पढ़ाया गया होगा, उसमें से कोई एक पाठ्य योजना बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा जो कि परफेक्ट हो, और ऐसा तैयार करिएगा जो कि कॉमन भी हो। जैसे सोशल साइंस में ऐसा चैप्टर लीजिए जिससे क्या हो, वो ज्योग्राफी में भी आ जाए, हिस्ट्री में भी आ जाए, सिविक्स में भी आ जाए और साइंस में भी आ जाए। ठीक, इसके बाद आते हैं, ये हिंट है भाई, समझ लो। फिर आता है मूल्यांकन की विधियाँ क्या होती है। निरीक्षण विधि, विद्यार्थी के नहीं अध्यापक के जो गुण होते हैं, आइए देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। 4 गुण वैसे होना जरूरी है। शैक्षिक गुण, योग्यता जो कि हर एक कॉमन टीचर्स में होते हैं। दूसरा होता है व्यवसायिक गुण होना चाहिए। तीसरा होता है व्यक्तित्व संबंधित गुण होना चाहिए जो कि अच्छे शिक्षक का गुण होता है। संबंध स्थापित करने का गुण, कि शिक्षक और छात्र के बीच में एक बढ़िया से संबंध स्थापित हो जाए, ऐसा गुण होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खड़ूस हो। आते आगे, फिर आता है शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता क्या होता है, व्यवसायिक गुण। शैक्षिक योग्यता ऐसे समझ लीजिए कि उनके अंदर
किस किस एजुकेशनल उनका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि जो लोग क्लास 8 तक पढ़ाते हैं उनके पास बैचलर की डिग्री प्लस बीएड होना चाहिए, जैसे कि बीएलएड होना चाहिए, जैसे कि आप लोग जो कर रहे हैं। इसके बाद अगर उससे आगे जाते हैं तो टीजीटी पीजीटी क्वालिफाइड होना चाहिए, इस प्रकार से टीजीटी क्वालिफाइड होना चाहिए। तो आगे व्यवसायिक गुण होना चाहिए। व्यवसाय के अंतर्गत जैसे व्यवसाय के प्रति रुचि, निष्ठा, विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण विधियों का प्रयोग, सहायक सामग्री का प्रयोग, मनोविज्ञान का ज्ञान, व्यक्तित्व संबंधित गुण, वेशभूषा, अच्छा स्वास्थ्य, उच्च गुणवत्ता। इसके बाद नेतृत्व शक्ति, धैर्यवान होना चाहिए। इस प्रकार से अगला भी प्रश्न ऐसे ही है, तो आप इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। नोट कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद लिखना ही रह जाएगा, बस समझ लीजिए। पॉइंट को जैसे क्या है कि पॉइंट को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बाकी आप वहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि प्रश्न जो है अध्यापक ऐसा बनाता है कि आपको 4 पेज आता है तो आप 10 पेज लिख लेते हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, हमारे चैनल पर कैसा लगा हमारा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पूरा रहा है। कैसा लगा हमारा ये वीडियो, और अभी भी नीचे है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये सब एक लेसन प्लान आपको शॉर्टली में समझा दिया गया है जिससे कि आप कर पाएँ। तो इस प्रकार से आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर लीजिएगा, जो कि आप करेंगे नहीं। और यूज़फुल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। से मिलते हैं अगले एपिसोड में, जो कि अगला कोई नेक्स्ट पेपर होगा। गेस करिएगा कौन सा पेपर हो सकता है, तो तब तक के लिए वेट करिएगा। धन्यवाद। इतना धैर्य सुना, इतना ध्यान सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार।